जो हमारा टॉपिक है आज वो है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है ना, बस ध्यान से सुनना, कुछ मत बोलना और फिर फील करना कि क्या एक बार जो ये आदमी ने बताया, पहले सुन लेना मुझे पूरा, फिर फील करना कि क्या वाकई में ही हमें पूरा समझ में आया या क्वेश्चन रह गए। तो मेरी कलाकारी देखना पढ़ाने की, है ना, और आप अपने समझने की कलाकारी देखना, फिर सोचना कि क्या हमें ध्यान से सुनने पर समझ में आता है या नहीं। ठीक है। गरिमा तो पता नहीं क्या सोचने लगी कि पता नहीं क्या हो गया आज। चलो, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट होने के लिए किस किस तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, उसके बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता क्या है। तो सबसे पहले आपने देखा कि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है अगर उसके पास ये क्वालिफिकेशन है। क्या? सबसे जरूरी क्वालिफिकेशन, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब ये तो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, लेकिन इनमें से कोई एक योग्यता अगर उसके पास है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। क्या योग्यता? या तो वो 5 साल तक लगातार हाई कोर्ट में जज रहा है, दूसरा, या 10 साल तक वो एडवोकेट रहा है एक या एक से अधिक हाई कोर्ट्स में या अदर कोर्ट्स में, और तीसरा, या राष्ट्रपति की निगाहों में वो ऐसा विशिष्ट प्रकार का विधि वेत्ता है, बड़ा ही होशियार समझदार कानून का वेत्ता है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। आज तक इस तीसरे ग्राउंड पर भारत में कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन पाया, लेकिन अमेरिका में बहुत सारे जो लेक्चरार हैं, बहुत से ऐसे जज रहे हैं जिन्हें डायरेक्ट शिक्षा की जगह से और सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिया गया, क्योंकि वो राष्ट्रपति की निगाहों में क्या है, एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जज बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला, या तो आप 5 साल तक लगातार किसी हाई कोर्ट में, एक में या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में, कुल योग 5 साल तक अगर आप जज रह लिए हैं तो तुरंत आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौका मिल जाएगा। या आप 10 साल तक एडवोकेट के रूप में रहे हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौका मिल जाएगा। या अगर आप इस फील्ड में हाई कोर्ट ना तो जज रहे हैं ना एडवोकेट हैं, लेकिन आप कानूनी बहुत अच्छे लेक्चरार हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे ऐसे कानून के जानकार हैं जिनको राष्ट्रपति की निगाह में रखता है कि बहुत होशियार आदमी है, तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका मिल जाएगा। पर कैसे होगा सुप्रीम कोर्ट में आपका अपॉइंटमेंट? क्या कोई पेपर किया जाएगा? क्या कोई पेपर होगा? ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों का अपॉइंटमेंट पेपर से नहीं होता, वो एक संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। जुडिशरी में एंट्री का पेपर के द्वारा केवल दो ही रास्ते हैं। पहला, सबसे नीचे सबऑर्डिनेट जुडिशरी, जिसमें आप पीसीजे का पेपर, और उसके ऊपर होता है एचजेएस, जो सेशन कोर्ट में आप डायरेक्ट जाते हैं। इसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है, और सुप्रीम कोर्ट में कैसे अपॉइंटमेंट होता है उसका तरीका मैं अब आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। देखो, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट का तरीका है वो लिखा हुआ है भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के क्लोज 2 में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 की उपधारा 2 में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, क्या प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस का। तो ध्यान से अब देखिए आप इसे, कि दो तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं ना बच्चे, वो आप ऐसे समझो कि दो तरीके के जज होते हैं। एक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश माना जाता है, ऐसे नहीं कि वो बहुत सबसे ऊपर है, केवल वो मॉनिटर की तरह से गार्जियन है अदर जजेस का। और दूसरा कौन होते हैं? अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो आज वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर्स जजेस हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब केवल एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस थे। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ आज जो है हमारे यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की सीट वो 33 जजेस हैं और +1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इन्हें 1+33 पढ़ा जाता है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई ऐसा नहीं है कि आप ऐसे समझे कि वो ज्यादा प्रिवेल करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो केवल एक मॉनिटरी पोजीशन होती है जो सारे जजेस को वर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है, बाकी सभी की डिसीजन जो जुडिशियल कैपेसिटी है वो सेम ही है। ठीक है, तो भारत में दो तरीके से मैंने इसे बांटा है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट और अदर जजेस का अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 124 के क्लोज 2 में ही बताया गया है, और यह कहता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट। कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट कैसे करेंगे? जो सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस हैं उनसे सलाह करेंगे, भाई किसे चीफ जस्टिस बनाना चाहिए, समझ पा रहे ना, और जनरली वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर देंगे। बाइंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजों में से किसी एक जज को
सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देगा, भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देगा। कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। इस राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी बाध्य नेचर नहीं है। वो क्या से बनाएगा? सुप्रीम कोर्ट के जजों में से किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएगा। पर क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की? कॉन्स्टिट्यूशन इस पर मौन है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन चला आ रहा है जब से देश आजाद हुआ है, और अब तक एक ट्रेडिशन है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं उनमें जो सबसे सीनियर होता है, सबसे सीनियर, उसी को जनरली प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन है, एक रूढ़ी है, एक प्रथा है। ये मैंडेटरी नेचर की नहीं है। ये आज तक केवल एक बार तोड़ी गई 1973 में इंदिरा गांधी जी की थी, और तब केशव नंदा भारती, समझ पा रहे ना, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में सरकार के खिलाफ कुछ बातें हो गई तो सरकार को अच्छा नहीं लगा, और सरकार ने उसी दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सीकरी रिटायर होने थे 24 अप्रैल 1973 को, और नए चीफ जस्टिस आने थे। नए चीफ जस्टिस आते एच एस खन्ना, समझ पा रहे ना। लेकिन इंदिरा जी को, तत्कालीन सरकार को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि प्रेसिडेंट जो अपॉइंटमेंट करते हैं वो सरकार की ही कहने पर करते हैं। आप जानते हैं आर्टिकल 73 74 आपने पढ़ा कि प्रेसिडेंट जो भी काम करते हैं एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब सीनियर मोस्ट जो जज हैं ये नहीं बनेंगे। कौन बनेगा? तीसरे नंबर के जज थे जस्टिस ए एन रॉय। उन्होंने कहा इन्हें चीफ जस्टिस बनाओ। ऊपर के जो टॉप मोस्ट जज थे जस्टिस खन्ना और जस्टिस बेग, उन दोनों को सुपरसीड कर तीसरे नंबर पर जस्टिस ए एन रॉय आए, तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट में रूढ़ी चल रही थी सीनियर मोस्ट को जज बनाने की, वो पहली बार तोड़ी गई 24 अप्रैल 1973 को। और इस बात से गुस्सा कह दो या आत्मसम्मान की बात कह दो या कुछ भी कहो, जस्टिस खन्ना और जस्टिस बेग ने रिटायरमेंट तुरंत ले लिया। समझ पा रहे ना। तो तब से जस्टिस खन्ना साहब और जस्टिस बेग साहब ने तुरंत रिटायरमेंट ले लिया। आप देखोगे बार में जस्टिस खन्ना साहब की एक पोर्ट्रेट लगी हुई है, बहुत अच्छे से माना जाता है कि वो झुके नहीं, डरे नहीं। कहने का मतलब ये है, मैंने कहा ना, उन्होंने रिजाइन दे दिया, बड़ी बात होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज से उन्होंने कहा भाई ठीक है तुम सरकार हो, तुम ये कर सकते हो तो हम ये कर सकते हैं। तो पहली बार सीनियर मोस्ट जज के रूप में जो प्रथा चली आ रही थी संविधान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट की, वो तोड़ी गई 1973 में, और सुपरसीड किए गए 2 जजेस के बाद जस्टिस ए एन रॉय को चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो जो ऊपर वाले जज थे उन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया था, उन्होंने तुरंत अपना रेजिग्नेशन दे दिया। ठीक है, तो ये प्रथा है। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से हमारे जो चीफ जस्टिस ए एन रॉय के बाद जो चीफ जस्टिस आए, और आज तक भी यही प्रथा चलते हुए आ रही है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है। अब कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि अब वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है, तो हमारे वर्तमान में चीफ जस्टिस है ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत। वो कौन से नंबर के हैं? वो 53 नंबर के हैं। ब्रेक कब हुआ था? 14वें नंबर पर। जो हमारे 13वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्हें हटाने के बाद जो 14वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए तब वो ब्रेक हुई थी कस्टम। लेकिन पिछले 53 चीफ जस्टिस में एक बार भी कोई ऐसा चीफ जस्टिस नहीं आया जो इस कंडीशंस को ब्रेक करता हो। तो साधारणतः भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और उसका आधार क्या है? आधार कोई नहीं है, लेकिन एक संवैधानिक प्रथा चली आ रही है कि जो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। आज तक भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में सबसे लंबा जो चीफ जस्टिस का कार्यकाल है वो जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ का है, और उन्होंने 7 साल 4 महीने 20 दिन तक ये कार्यकाल निभाया, जो आज तक इंडियन हिस्ट्री में सबसे लंबा है। और सबसे छोटा जो है वो हमारे के एन सिंह, जस्टिस के एन सिंह ने 18 दिन तक चीफ जस्टिस रहे। तो ये तो हो गया बच्चे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं जो अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। तो अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए क्वालिफिकेशन तुम्हें याद है। अब देखना क्या होता है जब अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट किया जाता है, तो उसके लिए हमेशा याद रखना बच्चे कि अपॉइंट तो करते हैं प्रेसिडेंट ही, लेकिन प्रेसिडेंट कंसल्ट जरूर करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। जब कभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो क्वालिफिकेशन तो हमने तुम्हें बताई है, वो चीफ जस्टिस से पूछेंगे कि इस योग्यता वाले इस व्यक्ति को क्या मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिकमेंड किया कि इन्हें नहीं इन्हें करो,
ठीक है। तो वो जब रिकमेंडेशन करते हैं तो प्रेसिडेंट फिर उसके बाद अपॉइंट करता है। तो अब क्वेश्चन ये आती है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन है, जो वो कह रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि भाई ये जो ए नंबर के ए और बी जज हैं, है ना, प्रेसिडेंट ने पूछा भाई एक जज बनाना है, बताइए किन्हें, तो उन्होंने कहा ए को बना दो आप, जस्टिस ने कहा ए को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दो। तो क्या प्रेसिडेंट ए को ही बनाएंगे, या रिकमेंडेशन तो ले ली, अब इसे माने या ना माने, या बी को भी बना सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी को रिकमेंड कर रहे हैं एज एन सुप्रीम कोर्ट जज फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट, तो क्या प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज की रिकमेंडेशन मानने के लिए बाध्य है? तो ये इस क्वेश्चन का हल 3 सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आए उसमें निकला। सुप्रीम कोर्ट जज, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज में सबसे पहला जो केस है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 में ये क्वेश्चन आया कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फलाना नाम सुझाया राष्ट्रपति को, तो क्या राष्ट्रपति उसी को अपॉइंट करने के लिए बाउंड हैं? तो एसपी गुप्ता के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही यह डिसीजन किया कि राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाउंड नहीं है। सलाह तो लेंगे, बिना सलाह लिए तो करेंगे नहीं, लेकिन सलाह मानने के लिए बाउंड नहीं है क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं। तो जर्नली सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप से ही जुडिशरी को नीचे और एग्जीक्यूटिव को ऊपर कर दिया। क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने कहा ए जज का अपॉइंटमेंट करो, चीफ जस्टिस ने, और राष्ट्रपति ने कर दिया बी जज का, तो क्या ये संविधान के अनुरूप है? एसपी गुप्ता के केस में कहा बिल्कुल अनुरूप है, तुमसे सलाह मांगी, मानना ना मानना बाध्य नहीं है, मानने ना मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा लगता नहीं है कि राष्ट्रपति जो काम करते हैं वो करते हैं प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जिस आदमी को अपने जैसा मानेगा वो उसकी रिकमेंडेशन करने लगेगा। तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी में क्लैश आएगा ना, आने की संभावना है कि नहीं? लेकिन एसपी गुप्ता के केस में सारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति को ही दे दी, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा बड़ा मेजर रोल नहीं रहा। लेकिन जस्ट 2 साल बाद ही, वो 10 साल बाद एक नया केस आया बच्चे, और उस केस का नाम था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इस केस में इसी बात को दोबारा से दोहराया गया कि क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन है, इट्स एन कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन, राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस की सलाह पर ही अपॉइंटमेंट करना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस जो हैं वो सलाह देंगे, पहली बार एक कोलिजम सिस्टम आया, वो सलाह देंगे कितने? चीफ जस्टिस और 2 अदर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये 3 जज मिलकर सलाह कर लेंगे आपस में, और फिर सुप्रीम आई को चीफ जस्टिस बता देंगे किन्हें? प्रेसिडेंट को, भाई इन्हें अपॉइंट करो, तो प्रेसिडेंट उन्हें ही अपॉइंट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो टॉप के, एक तो चीफ जस्टिस हो गए, जस्ट उनसे नीचे वाले जज, और जस्ट उनसे नीचे वाले जज, इन्हें पूरी जुडिशरी के हाई कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सभी हाई कोर्ट के जजों के बारे में पता है ना, तो ये बताएंगे ये अच्छा कैंडिडेट है, इसे आप अपॉइंट करो। तो पहली बार कोलिजियम सिस्टम का जो है नींव डाली गई। लेकिन इसमें क्या हुआ, चीफ जस्टिस को वरीयता दी गई। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो अदर सीनियर 2 जजेस हैं वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस से कि ए को अपॉइंट करो, और चीफ जस्टिस कह रहा है नहीं भाई मैं तो बी को कहूंगा। तो चीफ जस्टिस ने कहा बी को, कोलिजियम चाहता था ए को, तो यहां पर चीफ जस्टिस की प्रेफरेंस ज्यादा होने लगी। फिर चीफ जस्टिस अपने चहितों को भेजने लगा और कोलिजियम की कोई महत्व ज्यादा नहीं रहा। तो इस बात से फिर दोबारा से इस केस में इस बात को भी क्लियर कर दिया गया। रीप्रेसिडेंशियल, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी आर्टिकल 143 में, और उन्होंने कहा कि अगर कोलिजम जो सिस्टम बैठा हुआ है रिकमेंडेशन देने के लिए, तो हमें कोलिजम सिस्टम की सलाह पर अपॉइंटमेंट करना चाहिए या केवल चीफ जस्टिस की सलाह पर? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सलाह में कहा देखो आप बाउंड तो हैं ही चीफ जस्टिस की सलाह मानने के लिए, लेकिन केवल चीफ जस्टिस की सलाह बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी है रिकमेंडेशन ऑफ मेजोरिटी ऑफ कोलिजम सिस्टम। कोलिजम जो है, कोई आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय कोलिजम, तो आप बताना सर्वोच्च न्यायालय के जजों के रूप में अपॉइंट करने के लिए जो एक संस्था का निर्माण होता है सर्वोच्च न्यायालय के सुपीरियर मोस्ट जजेस से मिलाकर, उसे कोलिजम कहते हैं। जैसे चीफ, और कोलिजन सिस्टम में कितने होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 अदर जज, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब देखो ये 5 हो गई ना, अब इन 5 में से लगभग देखो आप, अगर 3, इन 4 में से 3 जिस बात को कहेंगे, ठीक है ना, चीफ जस्टिस की प्रेफरेंस नहीं है, अब तो इस कोलिजन की मेजोरिटी की प्रेफरेंस है, तो इन 5 में से जो 3 कहेंगे वो बाध्य होगी राष्ट्रपति पर, केवल चीफ जस्टिस की बात बाध्य नहीं होगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अगर किसी को अपॉइंट होना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है
कोलिज्म की रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उस रिकमेंडेशन पर क्या करता है, अपॉइंटमेंट करता है। अब क्या हुआ बच्चे, अब बात क्या होने लगी, बात ये दिक्कत आने लगी कि ये जो कोलिजन सिस्टम है, पार्शलिटी होने लगी। अंकल सिस्टम जनरेट हो गया, मेरा बेटा है ना, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज था, मैं हाई कोर्ट का जज था, ठीक है, मेरा भतीजा, अब मेरी और आपकी बहुत अच्छी बैठउठ है, मैं रिटायर हो गया, मैंने तो आपके बेटे को, भतीजे को अपॉइंट कर दिया था, है ना, तुमने मेरे भतीजे को और उसको अपॉइंट कर दिया, आपके हाई कोर्ट जज बन गए। तो लोगों का आरोप लगने लगा कि भैया इसमें साफ साफ प्रक्रिया नहीं है, जो ऊपर के 5 जज चाहेंगे उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट तुम जज बना दोगे, कोई एक क्राइटेरिया नहीं है कि भैया इतनी हाई कोर्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतने अच्छे डिसीजन होने चाहिए, कोई क्राइटेरिया नहीं था, बस क्या था, केवल हमारे चाहिए हो तुम तो चलो, समझ पा रहे ना, नेपोटिज्म को बढ़ावा मिलना है ना, पार्शलिटी होना, और कोई स्टैब्लिश क्राइटेरिया ना होना, जिससे सब धुंधला धुंधला लगने लगा। तो जो सरकार आई तत्कालीन सरकार ने कहा भाई देखो ऐसा है, कोलिजन सिस्टम में पार्शलिटी ज्यादा लग रही है हमें, हम तो नेशनल जजेस जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 से संविधान में संशोधन हुआ और एक कमेटी का निर्माण किया गया। कैसी कमेटी थी, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर का बीड़ा जो कोलिजन सिस्टम के हाथ में था वो इनके हाथ में देना। इसमें लगभग 6 लोग थे। 6 लोग कौन कौन थे, जुडिशरी से थे, एग्जीक्यूटिव से थे और सोशल से थे, सिविल सोशल से थे, समाज के अच्छे चुनिंदा लोग थे। तो इन तीनों लोगों से मिलाकर, इन 3 तरह के लोगों से मिलाकर एक कमेटी बनाई गई और जिसका फोकस था सुप्रीम कोर्ट में जजों का अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट में जजों का अपॉइंटमेंट, और बिल्कुल सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो सके, इस पर्पज से यह कमेटी का निर्माण किया गया। लेकिन इस कमेटी के आने के बाद एक दिन के अंदर ही, जैसे ही ये कमेटी का इन्फोर्स हुआ 2015 में, तो एक दिन के अंदर ही एक भी अपॉइंटमेंट नहीं कर पाई। नया केस आया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसे चैलेंज किया गया कि ये संविधान की जो भावना है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जब एग्जीक्यूटिव और बाहर के लोग जुडिशरी में हस्तक्षेप करेंगे तो जुडिशरी की जो स्वतंत्रता है वो खंडित हो जाएगी। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 को इस केस से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया और दोबारा से पुरानी पद्धति को अपनाया। और उस पद्धति में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अदर जजेस मिलकर एक कोलिजम बनाएंगे और वो कोलिजम सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए योग्य व्यक्ति को रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसी रिकमेंडेशन के अनुसार अपॉइंट कर सकता है, बाहर से अपॉइंट नहीं कर सकता। आज वर्तमान में स्थिति क्या है, कोलिजम रिकमेंडेशन देगा लॉ मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर गवर्नमेंट से पूछेगा हाँ भाई देखिए प्रेसिडेंट से कि ये ठीक है कि नहीं है, उन्होंने कहा भाई ये नहीं, ये वाला आदमी, तो दोबारा से कोलिजम को भेजा जाएगा, कोलिजम ने कहा नहीं भाई यही आदमी अपॉइंट होगा, ठीक है, तो प्रेसिडेंट बाउंड है उसी आदमी को अपॉइंट करने के लिए जिसे कोलिजम ने रिकमेंड किया है। लेकिन अब क्या पेच फंसा, जब तुमने हमारी कमेटी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया तो अब हम तुम्हारी बात भी क्यों सुने। 2015 से लेकर 2019 तक सुप्रीम कोर्ट में जजों का अपॉइंटमेंट इसी वजह से नहीं हो पाया। क्यों, रिकमेंडेशन करती थी कोलिजन सिस्टम की, इसे आप अपॉइंट करो, प्रेसिडेंट कहते थे भाई ये हमारे हिसाब से ये ठीक नहीं है आदमी, ये ठीक है, वो ये कहते थे ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। अब तुम रिकमेंडेशन ही तो दे सकते हो, अपॉइंट करना तो मेरे हाथ में है ना, अगर मैं प्रेसिडेंट हूं और मैं अपॉइंट नहीं कर रहा, बाउंड रिकमेंडेशन मानने के लिए है, अपॉइंट करूंगा तो तुम्हारे अनुसार बताए गए व्यक्ति को ही करूंगा, और मैं तो करता ही नहीं लो अपॉइंट। कहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट 100% अपॉइंट करेंगे, उन्होंने कहा जब भी अपॉइंट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोलिजन सिस्टम, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस करेंगे। नहीं समझे, तो फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते, वो रिकमेंडेशन चेंज नहीं करते, 3-4 साल तक सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस आए नहीं। फिर थोड़ा बहुत जुडिशरी एग्जीक्यूटिव की बात एक दूसरे से वो कहा, आपस में चला, तो अब धीरे अपॉइंटमेंट सिस्टम सुधरना स्टार्ट हुआ है। पर आपकी क्या राय है वो जरूर आप इसे सोचे समझे कि क्या अपॉइंटमेंट का प्रोसेस इस तरह से ही जैसे अब वर्तमान में चल रहा है ये होना चाहिए, या जैसा एग्जीक्यूटिव चाहती है वैसा होना चाहिए। ये आपकी रिसर्च का विषय है और तुम्हारे कमेंट का भी विषय है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछिए आप, बना कोई क्वेश्चन।